हम लोगों ने बेटा जी अपना चैप्टर का नाम था बायोमोलिकुलर। हमने जब उसको पढ़ा तो हमने उसको यहाँ पे एक पहला टॉपिक पढ़ा था कि जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं हमारी सेल में उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल। उनको जब हम बेटा जी सेपरेट करते हैं तो हमने वहां पे दो तरह की बातें की थी कि हमने सर वहां पे एक सॉल्वेंट यूज किया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो उसमें सोलुबल थे, हमने जब उसे फिल्टर किया थ्रू दी कॉटन और थ्रू दी चीज क्लॉथ तो वो उसके साथ सोलुबल थे तो फिल्टर होके नीचे आ गए। यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो कि लार्ज साइज के थे और वो कॉटन से क्रॉस नहीं हो पाए और वो थे आपके एसिड इनसोलुबल फ्रैक्शन अलग से रह गया था। तो आपने कहा सर बायोमोलिक्यूल सेल के दो टुकड़ों में बन गए, एसिड सोलुबल और क्या बना एसिड इनसोलुबल। आपने कहा सर जो भी एसिड इनसोलुबल है ये मेनली लार्ज साइज के मॉलिक्यूल और उसमें हमें चार तरह के मॉलिक्यूल पढ़े हम लोगों ने। हमने वहां पे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने बेटा जी वहां पे लिपिड पढ़ा, हमने वहां पे बेटा जी प्रोटीन पढ़ा, हमने वहां पे न्यूक्लिक एसिड पढ़ा। आपने कहा सर इन चार बायोमोलिक्यूल में लिपिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो एक पॉलीमर नहीं है, ना तो वो पॉलीमर और ना ही वो बेटा जी एक स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, इट इज नॉट ए स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल क्योंकि उसका मोलिकुलर मास 800 डाल्टन से कम है और ये फीचर होता है बेटा जी किसका यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। तो आपने कहा फिर सर वो एसिड इंसोल्युबल में क्यों है, तो हमने कहा मेनली लिपिड सेल की बेटा जी मेम्ब्रेन्स में रहता है और जब हमने एक टिश्यू को क्रश आउट किया तो वहां पे उसके बेटा जी आपके वेसिकल्स बन गए जो कि लार्ज साइज के मॉलिक्यूल थे और वो फिल्टर वहां पे नहीं हो पाए। ये बात हमने की। अब हमने कहा सेल का इसका मतलब हम अगर समझ के देखें लिविंग सेल में या तो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल है या सर वहां पे इनऑर्गेनिक मिनरल्स बैठे हुए। हमने अर्थ के साथ उसे क्या करके देखा बेटा जी, कंपैरिजन करके देखा है यहाँ पे, तो हमने पाया कार्बन, हाइड्रोजन, आपका बेटा जी यहाँ पे ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन और आपका बेटा जी सल्फर, ये ऐसे मिनरल्स हैं बेटा जो एक सेल में कैसे होते हैं ज्यादा होते हैं, अर्थ क्रस्ट में कंपेरेटिव कैसे हैं कम होते हैं। जबकि आपने बाकी और में कहा कि सर वो अर्थ में कंपेरेटिव कैसे होते हैं ज्यादा और सेल में कैसे होते हैं कंपेरेटिव कम होते हैं। हमने बातें की मोस्ट अबेंडेंट अगर कोई एलिमेंट है तो वो कौन है बेटा जी, ऑक्सीजन। ये सर हमारे साइटोप्लाज्म बैठे हुए। अब हम एक लिविंग सेल को दोबारा पढ़ते हैं, एक लिविंग सेल को समझ के देखते हैं बायोमोलिक्यूल के केस में। आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है, ये उस चीज को कनेक्ट करने वाला है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के साथ में, कनेक्ट करने वाला है बेटा जी यहाँ पे सेल के साथ में कि सर सेल का साइटोप्लाज्म है। अगर मैं एक वर्ड बोलता हूं इन बायोमोलिक्यूल्स का एक डायनेमिक स्टेट रहता है या स्टैटिक स्टेट रहता है। पहले दो वर्ड को पकड़ते हैं फिजिक्स का बेटा जी, एक वर्ड आप पढ़ते हो डायनेमिक, एक वर्ड पढ़ते हो स्टैटिक। इन दोनों वर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैटिक मींस एट रेस्ट, डायनेमिक मींस मोशन। अब ये दोनों वर्ड यहां पे कैसे लगने वाले? मैं आपसे पूछूं एक सेल में जो बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर आ रहे हैं, सेल में सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो वो एक स्टडी स्टेट है या बेटा जी यहाँ पे एक डायनेमिक फ्लो है उनका? बोथ कैसे कह सकते हो गुड़िया? स्टैटिक किस वे में आपने डिफाइन किया उसे? ऑर्गेनल, एक मिनट, ऑर्गेनल के किस फॉर्म में कह रहे हो गुड़िया? ओके ओके, आप मोशन में आ गए, आपको उस मोशन में चल रहे हो, ठीक है। आपने क्या बोल दिया? ओके ओके, आपने बिल्कुल फिजिक्स लगा दी, मतलब बिल्कुल फिजिक्स, मोशन को पकड़ लिया, बिल्कुल आपने फिजिक्स लगा दी। हाँ आप कुछ कह रहे थे, सुनिएगा जरा, मैं दो वर्ड्स को कैसे समझता हूं। पहले वर्ड को यहां देखो बेटा जी, हमने कहा बायोमोलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म में समझ के देखो तो मैं आपको कुछ डाटा देता हूं, उसके व्यापक स्टैटिक वर्ड को समझेंगे। हमने पढ़ा था बेटा जी मोनोसेक्राइड और हमने कहा था सर मोनोसेक्राइड का नाम था यहाँ पे ग्लूकोज। क्या नाम था बेटा जी? सर उस ग्लूकोज का नाम था ब्लड शुगर। ये हमने उसे नाम दिया था कि सर हमारे ब्लड में जो शुगर है, जो एज ए रेस्पिरेटरी सबस्टेट है, वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे ग्लूकोज है। तो अब अगर वो सब सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी एक वैल्यू होगी जो सेल में मेंटेन रहती होगी। तो हम ये कहते हैं अगर बेटा जी हम ब्लड की कंसेंट्रेशन के साथ देखें कि कितना वो होता है पर लीटर में, तो हमने उसको क्या देखा बेटा जी यहाँ पे, उसकी कंसेंट्रेशन होती है 4.2 से लेके 6.1 मिलीमोल पर लीटर। ये एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, एक स्टैटिक कंसंट्रेशन है किसकी बेटा जी यहाँ पे? ग्लूकोज की। किसमें बेटा जी? हमारे ब्लड में। जरा वर्ड को कनेक्ट करते जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है,
सर जब भी अगर हमारे ब्लड में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो जाएगी तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, उस एक्सेस को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जब भी सर अगर वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमारा ग्लूकागन हार्मोन आके बेटा जी यहाँ पे स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या करता है बेटा जी यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज के लेवल को सेल में क्या किया जाएगा बेटा जी यहाँ पे एक ऑप्टिमम वैल्यू पे मेंटेन किया जाएगा। इसका मतलब हर एक बायोमोलिक्यूल, हर एक बायो एक सेल में एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में होता है। तो मतलब यहां पे सेल की कंडीशन कैसी है बेटा जी, स्टैटिक है। कैसी है, एट रेस्ट है। एट रेस्ट का क्या मतलब है, अब फिजिक्स वाला एट रेस्ट मत देखो कि सर चल नहीं रही है चीजें, वो वाला रेस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन जो है वो एक ऑप्टिमम वैल्यू पे क्या किए बेटा जी, मेंटेन किए ना। वो वेरिएबल वैल्यू तो नहीं है ना कि कभी तो ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, ऐसा तो नहीं है। सेल ट्राई टू मेंटेन दैट ऑप्टिमम वैल्यू, सेल ट्राई टू मेंटेन दिस वैल्यू। बट पॉइंट आता है सेल में अगर स्टैटिक कंडीशन हो जाएगी तो आप एक सेल में एक वर्ड बोलते हैं, फिजिक्स में एक वर्ड बोलते हो कि जब भी कोई चीज अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, तो वहां पे वर्क डन जीरो हो जाता है। तो अगर सेल अगर इस तरह से इक्विलिब्रियम में आ गई तो फिर तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेल तो काम ही नहीं कर पाएगी फिर तो अपना। तो हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा चीजों को कनेक्ट करो साइंस को यहाँ पे कि सर अगर यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है, सेल एक इक्विलिब्रियम में आ गए यहाँ पे, तो भी सर सेल काम नहीं कर पाएगी। ओके जब दो चीजें बेटा जी आपका रेट ऑफ एक्सचेंज दो चीजों का बराबर हो जाएगा, ऐसा कह रहे हो, सपोज कीजिएगा सर ये ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और सर ये ग्लाइकोजन यहां पे टूट रहा है, किसमें, यहाँ पे ग्लूकोज में। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज इक्वल टू द ब्रेकडाउन ऑफ द, या मैं कहूंगा फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। दोनों रिएक्शन क्या हो रहे हैं बेटा जी यहाँ पे, दोनों डायरेक्शन में इक्वली चले, तो मैं कहूंगा वहां पे ना तो वो बन रहा है ना वहां पे वो बन रहा है, दोनों चीजों का बनने का रेट कैसा है यहाँ पे, इक्वल चल रहा है। आप कहते हो ऐसा स्टेट क्या बन जाता है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम क्या बन जाता है। तो आपने कहा सर सेल में अगर ये कंडीशन मेंटेन हो गई तो स्टैटिक कंडीशन है, बट क्या इस स्टैटिक कंडीशन पे सेल कभी इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगी? अगर कर लिया तो सेल का वर्क डन ही क्या हो जाएगा, तो सेल काम नहीं करेगी। फिर एक लिविंग सेल कैसे मेंटेन करेगी, तो वो लगातार एक स्टैटिक कंडीशन मेंटेन भी करेगी और ट्राई टू अवॉइड इक्विलिब्रियम। उसके पास कंडीशन हमें समझनी है, क्या समझनी है, उसे स्टैटिक कंडीशन भी क्या करनी है, मेंटेन, बट उसे इक्विलिब्रियम भी अटेंड नहीं करना, क्योंकि अगर वो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो लगातार बेटा जी सेल एनर्जी को लगा लगा के इस कंडीशन को होने से रोकने की कोशिश करती है। अब आप कहोगे सर अगर इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो रहा है फिर ये स्टैटिक कंडीशन कैसे बनती है, तो मैंने कहा अब आता है अगला वर्ड डायनेमिक। अगला वर्ड क्या आता है, अब जरा उस वर्ड को सुनना, फिर हम इस वर्ड में दोबारा लौट के आएंगे। हर एक बायोमोलिक्यूल का अपना एक टर्नओवर होता है, क्या बोला मैंने वर्ड, हर एक बायोमोलिक्यूल का अपना एक टर्नओवर होता है। अब आप कहोगे सर ये टर्नओवर का क्या मतलब है, आप ये कहते हो यस इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है बेटा, यहाँ पे वर्ड को तोड़ते हैं, सर वन फॉर्म जो है वो अनदर फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही। ऐसा नहीं होता कि सेल में एक बायोमोलिक्यूल आया और वो ऐसे कैसी फॉर्म में बैठा रहेगा, वो ऐसा नहीं होता है। आप सोचिएगा आपने अमीनो एसिड्स खाई, आपने प्रोटीन खाया, वो टूटा, अमीनो एसिड्स बनी, अमीनो एसिड्स को आपने इनटेक किया, सेल के अंदर अमीनो एसिड्स आई, वो बेटा जी प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई है। तो अमीनो एसिड जो आई वो प्रोटीन बन गया, तो अमीनो एसिड्स की बॉडी में क्या होगी, कमी हो गई, तो बाहर से फिर और अमीनो एसिड्स लेगी सेल यहाँ पे। तो लगातार इनफ्लक्स चलता रहेगा ना, लगातार अगर इनपुट होता रहेगा मतलब चीज रुक नहीं रही ना, चीज लगातार क्या कर रही है बेटा जी, यहाँ पे इनटेक हो रही है। तो आपने कहा सर स्टेज कैसा बन गया, यहाँ पे डायनामिक कैसा बन गया। आपने कहा सर ग्लूकोज की बात करते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज है इस लेवल के ऊपर, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है सर। एक और वर्ड को सोचते हैं, ये ब्लड का ग्लूकोज कहां जाने लग रहा है बेटा जी, आपकी सेल्स इसे अपटेक कर रही है, सेल्स इसे क्या कर रही है, अपटेक कर रही है। और सेल्स के अंदर सर हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द, ग्लूकोज टूटने लग रहा है और सर लैक्टिक एसिड बनने लग रहा है, या फिर वो एसिटाइल एंजाइम को, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है और वो सर क्रेब्स साइकिल में जाकर वहां पे उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन चलने लग रहे हैं वहां पे।
और सर ये ग्लूकोज कभी सेल में रुकता नहीं है, ये किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल में क्या हो जाता है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर सेल का सोचिएगा, ब्लड से ग्लूकोज कहां आ गया, सेल में, सेल ने उसका क्या किया, ब्रेक डाउन, वो किसी और बायोमोलिक्यूल में चेंज हो गया, तो सेल में ग्लूकोज क्या हो गया, कम, वो कहां से लेगा, ब्लड से, और ब्लड में अभी लेवल क्या होगा, कम, तो ब्लड इसे कहां से लेगा, या तो आपने जो न्यूट्रिएंट खाया है वहां से वो एब्जॉर्ब करेगा, और अगर आप बाहर से उसे नहीं ले रहे हो तो ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करेगा यहाँ पे। तो लगातार ब्लड के अंदर भी इस मेटाबोलाइट्स का क्या होता रहेगा बेटा जी, यहाँ पे इनफ्लक्स होता रहेगा। तो स्टैटिक कंडीशन भी है, बट लगातार कंडीशन कैसी है बेटा जी, यहाँ पे डायनेमिक चलती है, चीजें कभी रुकती नहीं है, चीजें कभी रेस्ट पे नहीं आती है, कभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आता है, चीजें रुकती नहीं है कभी यहाँ पे। स्टैटिक वर्ड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बॉडी या सेल अपनी कंपोजिशन को मेंटेन करने का काम करती है। क्या बोला मैंने, सेल अपने अंदर जो भी डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल है उनकी कंपोजिशन को क्या रखते हैं बेटा जी, मेंटेन करने का काम करती है। बट ऐसा नहीं होता कि एक बार जो बायोमोलिक्यूल आ गया वो आ गया, वो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता रहता है बेटा जी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता रहता है, और सेल्स के अंदर अनेकों टाइप के केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में क्या होता है बेटा जी, कन्वर्ट होता है। और जो रेट ऑफ कन्वर्जन है कि सर एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होने लग रहा है, इस कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पे टर्नओवर। और हर एक बायोमोलिक्यूल क्या शो करता है बेटा जी, अपना यहाँ पे टर्नओवर शो करता है, दूसरे बायोमोलिक्यूल में क्या होता है, चेंज होता है। एग्जांपल ले ले जरा इस बात का, मियां बच्चा 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 ग्लूकोज का सफिशिएंट लेवल कैसे होगा, आप एक बार इसी वर्ड को पकड़ लेते हैं। अभी आपने कहा सर ग्लूकोज का सफिशिएंट लेवल आ गया, इस वर्ड का क्या मतलब है, नहीं नहीं पहले इस वर्ड पे आओ, सफिशिएंट लेवल आ गया इसका क्या मतलब है। अब आप ये सोचो बच्चा, जैसे ही ग्लूकोज आया आपके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस वाले एंजाइम बैठे हुए, वो आते ही ग्लूकोज को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज बनेगा, ऐसे सर ग्लूकोज का क्या शुरू हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज कहां रोका, ग्लूकोज किसी और बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, वो बायोमोलिक्यूल बना वो किसी और में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लूकोज का एक लेवल तो लगातार इनपुट होता रहेगा ना, सेल में इनफ्लक्स होता रहेगा बेटा जी, यहाँ पे ये मेटाबॉलिज्म चलते रहेंगे यहाँ पे। इन मेटाबॉलिज्म के दौरान या तो किसी सिंपलर मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जा रहा होगा, या फिर बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के क्या बनाया जा रहा होगा, छोटा। तो लगातार सेल में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, सेल में क्या चलता है, लगातार मेटाबॉलिज्म चलता है। एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में क्या होता है बेटा जी, कन्वर्ट होता है। सेल कभी एक इक्विलिब्रियम को नहीं मेंटेन करवाएगी यहाँ पे चीज, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजन ग्लूकोज बना, ऐसा नहीं हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने लग रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्लूकोज भी बनने लग रहा है, और अगर एक्सेस में है तो ही वो क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन भी बन रहा है। तो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में चलते रहते हैं। जब भी कोई सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ना बेटा जी, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अकेला नहीं होता। मैंने आपको जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया तो मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आप लोगों को, मेटाबॉलिज्म। कुछ वर्ड याद है ये बेटा जी आपको, मेटाबॉलिज्म? नहीं नहीं, मैंने पूछा मेटाबॉलिज्म क्या। यस, देखो यहाँ पे ऊर्जा गुड़ी हम दो तरह की बात करते हैं आपसे। आपने कहा सर ये कोई छोटे टाइप के दो मॉलिक्यूल है ए और बी, ये दोनों सर मिलते हैं और बन जाता है ए बी। क्या बन जाता है, आपने कहा सर ये थी यहां पे सिंपलर फॉर्म। कैसी बेटा, कैसी फॉर्म है वंशी का, सिंपलर फॉर्म। आपने कहा सर ये सिंपलर फॉर्म यहां पे कन्वर्ट हो रही है स्नेहा गुड़िया किस फॉर्म में, गुड़िया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कहा सर सेल के अंदर ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस जो पायरुविक एसिड बना वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उस पायरुविक एसिड का क्या बनता है बेटा जी, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। सर ये एसिटाइल कोएंजाइम जब आपस में जुड़ते हैं तो बेटा जी यही यहां पे बनाने का काम करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। क्या बनाते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो सर एक मुझे चीज समझ में आ रही है, ये है यहाँ पे 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, कितने कार्बन का, और कोलेस्ट्रॉल एक 27 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन का, 27। इट मींस बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम जब जुड़े तब जाके क्या बना बेटा जी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बना। मैं दोबारा वर्ड बोलता हूं, एक बेटा जी यहाँ पे 2 कार्बन के कंपाउंड आपस में जुड़े 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 मेटाबॉलिक रिएक्शन किया,
तब जाके कोलेस्ट्रॉल बना, जो कि कितने कार्बन का है बेटा, यहाँ पे 27 का है। तो मतलब छोटी चीज से आपस में रिएक्शन करके क्या बन रही है, मैंने कहा सिंपलर फॉर्म से क्या बन रही है, आपने कहा सर जब सर ऐसा रिएक्शन होता है ना तो वो कहलाता है एनाबोलिज्म, या मैं कहूंगा एनाबोलिक पाथवे। ठीक बात है। अब उल्टा समझ के देखते हैं, एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, सुनना बात को, ये सर यहां पे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, A+B में टूट गया। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आप लोग बेटा जी ग्लूकोज खाते हो, सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारी सेल में, और अगर एनारोबिक कंडीशन होती है तो ये ग्लूकोज जनाब टूट जाता है बेटा जी लैक्टिक एसिड में। किसमें, लैक्टिक। वंशी का बच्चा, ये ग्लूकोज होता है बेटा 6 कार्बन का, मैं बात कर रहा हूं एनारोबिक कंडीशन की। किसकी बात कर रहा हूं, हम अपनी बात करें ना बेटा, हम अपनी बात। अरे मेरे भाई वो ईस्ट में बनता है बेटा, इथेनॉल ईस्ट में बनता है, हमारे अंदर बनता है लैक्टिक एसिड, हमारी मसल सेल्स में बनता है लैक्टिक एसिड, जो हमें पेन करने का काम करता है हमारी बॉडी में। कभी हाँ, हमारे केस में कभी बेटा दारू नहीं बनती, फिर तो अपने आप नशा हो जाता है फिर तो आदमी को। अगर हाँ फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट आती है, वो बेटा जी ईस्ट में होता है, यस वो ईस्ट की बात होती है। हमारी बॉडी में क्या बनता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। चलिएगा काम पे आइएगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूटा और क्या बना बच्चा, सर ये यहाँ पे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का, तो मतलब 6 कार्बन का एक है, और ये क्या बना यहाँ पे लैक्टिक एसिड, तो कितने बने, 2 बने। सर इसका मतलब एक बड़े साइज की चीज टूट के क्या बन रही है, ऊपर वाली इक्वेशन समझ में आई बेटा। आपने कहा सर ये वाला जो पाथवे है ये क्या है बेटा जी, कैटाबॉलिज्म। अब हम एनर्जी के वे को समझते हैं, जब आप छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा बना रहे होंगे तो इसका मतलब इन कार्बन कार्बन के अंदर बेटा जी आपने बॉन्ड बनाया होगा, और बॉन्ड बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, एनर्जी का इनपुट दिया होगा। एनर्जी का क्या दिया होगा सर, इसका मतलब ये जो होते हैं यहाँ पे हमें इन्हें एनर्जी देनी पड़ती है। हमें क्या देनी पड़ेगी इनको बेटा जी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा जो भी दुनिया में एनाबोलिज्म होता है ये बेटा जी यहाँ पे इनपुट लेता है, किसका बेटा जी, आपके यहाँ पे एनर्जी हमें यहाँ पे इन्हें देनी पड़ती है। ठीक बात है। सर जब भी चीजें सिंथेसाइज होंगी, आप याद कीजिए ना, आप लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ उन चीजों को रिकलेक्ट करना है। सर हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, जब CO2 और वाटर जुड़ के बेटा ग्लूकोज बन रहा था, क्या अपने आप बन रहा था बेटा, उसके लिए आप लगातार क्या दे रहे हो, उसे एनर्जी दे रहे हो ना, कि सर सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर किया, उससे हमने एटीपी बनाई, और उस एटीपी का यूज करके हमने क्या बनाया, यहाँ पे ग्लूकोज बनाया ना। तो मतलब उन कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाने के लिए मेरे बेटा आपने क्या दिया, वहां पे एनर्जी दिया ना। तो मतलब जब भी चीजें, छोटी चीजें जुड़ के बड़ी बनेगी, मतलब उन छोटी छोटी चीजों में केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा जी, एनर्जी देनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहां पे सर उल्टी बात समझते हैं हम, यहाँ पे जब यहाँ पे ए और बी, A+B में बनेगा, मतलब इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड है वो तोड़े जा रहे हैं। और सर केमिकल बॉन्ड अगर तोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे उन केमिकल बॉन्ड के टूटने पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो सर हमेशा इस केस में एनर्जी क्या होती है बेटा जी, आपकी रिलीज होती है। आप लोग ग्लूकोज खाते हो तो आप लोग पढ़ के आए 10th क्लास में, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में होगा तो भी 2 ATP तो बनेगी ना, और सर एरोबिक हुआ तो कितनी बनेगी, 38 ATP बनेगी। मतलब एनर्जी बन रही है ना भैया आपकी बॉडी में, एनर्जी। वो एनर्जी कहां से, सर उन केमिकल बॉन्ड सब टूटे तो हुई तो एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज हुई। तो उस केमिकल एनर्जी को ही तो बेटा जी आपने स्टोर कर रखा है। आपने क्या कर रखा है, एटीपी बनाए उस एनर्जी को स्टोर किया। देखो वो हम बातें करेंगे जब आपको ग्लूकोज पढ़ेंगे, सुनेगा बेटा। हमारी जब ग्लूकोज टूटता है तो 2 एनर्जी की बात कही जाती है। एक एनर्जी की बात होती है या तो 36 बनेगा या फिर कितने बनेंगे, 38। ये डाटा क्यों वेरी करता है बेटा जी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपका बनता है NADH। क्या बनता है बेटा जी, कि सर 2 तो बनती है ATP और 2 क्या बनते हैं बेटा जी, NADH। पर NADH का ATP में कन्वर्ट होने का जो काम होता है ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस NADH को, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म बना, इसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करनी पड़ती है बेटा जी। तो उस टाइम पे ये कितनी एनर्जी बना पाएगा वहां पे एंटर करके, उसके यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे एनर्जी का नंबर 2 में वेरी करता है, या तो 36 बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, 38। तो ये वेरिएशन आएगा NADH पे, जब हम पढ़ाएंगे आपको तो समझाएंगे सारी बातें यहाँ पे। बट फिलहाल अपना टॉपिक क्या है यहाँ पे, वंशी का बेटा, इन दोनों वर्ड से मैं एक वर्ड समझा रहा हूँ।
यहां पे छोटी चीजें जुड़ती हैं और बड़ी बनती है, केमिकल बॉन्ड बनाए जा रहे हैं और मुझे लगातार एनर्जी देनी पड़ रही है। यहां पे सर केमिकल बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं और सर उस दौरान यहाँ पे कैटाबोलिज्म में मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है और वही मैं एटीपी फॉर्म में सेल में बनाने का काम कर रहा हूं। अब वो चाहे 2 बने 38 बने, हमें कोई मतलब नहीं, हमें किस बात से मतलब है, एनर्जी क्या होगी मेरे बेटा यहाँ पे रिलीज होगी। आप कभी नहीं कहते कि सर एनारोबिक करूंगा तो एनर्जी मुझे लेनी पड़ेगी, ऐसा तो कभी नहीं कहा ना आप लोगों ने। कम बनी पर बनी ना, कम बनी पर बनी ना, एनर्जी तो निकली है ना। अब हमारे काम की बात क्या है, अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसा कर दूं, सपोज कीजिएगा इसी रिएक्शन को मैं ऐसा करूं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एम्फीबोलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म नहीं बनेगा। क्या बनेगा बेटा जी, एम्फीबोलिज्म का क्या मतलब होता है, डुअल, कैटा प्लस एना दोनों हो रहे हैं तो वर्ड क्या आ गया, एम्फी। क्या वर्ड आ गया। मैं एक बात आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, सेल्स में कोई आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन नहीं होता। क्या बोला मैंने, सेल्स में कोई आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन नहीं होता कि सर एक रिएक्शन हो गया दैट्स इट। रिएक्शंस बेटा जी बहुत सारे होते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर इंटर। जैसे कि मैं एक लाइन बोलूं, आपने तो एक लाइन में खत्म कर दिया, ग्लूकोज से सर लैक्टिक एसिड बनता है, बट ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड में बनना बेटा जी 10 स्टेप का प्रोसेस है। कितने स्टेप का, यानी कि आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा सर ये ग्लूकोज जो है, जब ये बेटा जी यहाँ पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा अभी गुड़िया, तो यहाँ पे 10 क्या आएंगे बेटा जी, यहाँ पे स्टेप्स आएंगे। इसका मतलब एक स्टेप होगा तो अगला होगा, अगला होगा तो फिर उससे अगला होगा, वो होगा तो उससे अगला होगा। ये सारे केमिकल रिएक्शंस आपस में कैसे हैं बेटा जी, इंटरलिंक्ड हैं। कैसे हैं, ऐसे सेल्स में हजारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऐसे सेल में हम उन सारे केमिकल रिएक्शंस का जो सम टोटल बोलते हैं ना बेटा जी, वो वर्ड क्या बोलता है, मेरी बात समझ में आई बेटा जी। तो मैंने कहा इन ए लिविंग सेल मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इंटरलिंक्ड एंड वो आइसोलेट फॉर्म में नहीं होते। कैसे होते हैं बेटा, जो आपस में इंटरलिंक होते हैं। अब आप सोचिएगा सर जब एक रिएक्शन अगले से इंटरलिंक होगा तो सर वहां पे दो तरह की बात हो सकती है, या तो रिएक्शंस इंटरलिंक होके क्या बनेगा बेटा जी, यहाँ पे लीनियर पाथवे बनेगा। क्या पाथवे बनेगा बेटा जी, सर यहां से शुरू और यहां जाके खत्म होगा, लीनियर है। बट जब आप लोगों ने अगर क्रैब साइकिल पढ़ी है, पीछे बनी हुई क्रैब साइकिल, वहां पे वो पाथवे कैसा है, सर्कुलर है। तो सर पाथवे यहाँ पे दो प्रकार के चलते हैं सेल में, या तो लीनियर पाथवे के दौरान एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है और उनका टर्नओवर चलने लग रहा है बेटा जी यहाँ पे, या फिर सेल के अंदर बेटा जी यही पाथवे कैसे चलते हैं, साइक्लिक में चलते हैं। या तो इन पाथवे के दौरान किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ा जा रहा है, या फिर छोटी चीज को बड़ी चीज में बनाया जा रहा है। और ऐसे बेटा जी हजारों केमिकल रिएक्शन सेल में चलते रहते हैं और सेल्स कभी रुकती नहीं है। सेल लगातार एनर्जी लगाती रहती है, एनर्जी लेती रहती है और वो कभी भी इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं होने देगी बेटा जी। यहाँ पे स्टैटिक स्टेट होता है कि उनके एक ऑप्टिमम लेवल होता है, बट इक्विलिब्रियम नहीं होता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे कभी इक्विलिब्रियम नहीं होता। क्या होता है, यहाँ पे स्टैटिक स्टेट होता है इन द टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स में। और लगातार जो बायोमोलिक्यूल आ रहे हैं वो कंज्यूम होते रहते हैं और लगातार नए बायोमोलिक्यूल आते रहते हैं, डायनामिक चलता रहता है। मतलब स्टैटिक और डायनामिक दोनों कंडीशन मेंटेन करती है सेल। यहाँ पे एक ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन करती है, आते हुए कंज्यूम करती रहती है, रुकने का काम कभी नहीं करेगी। सेल में कभी ऐसा नहीं होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनता रहेगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनता रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ग्लूकोज अपना काम लगातार करता रहेगा, एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोजन, और कम होगा तो ग्लाइकोजन टूट के क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। पर ऐसा नहीं कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का इंटर कन्वर्जन किसने बेटा, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम में, कभी ऐसा नहीं होता है। ए लिविंग सेल ट्राई टू अवॉइड इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। और सेल कैसी हमेशा बेटा फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहती है, तो सेल्स को हमेशा क्या करना होता है बेटा जी, काम करना है। तो सेल्स कभी इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं होने देगी। क्या ये बात समझ में आती है, बिल्कुल होता रहता है गुड़िया। देखो चलो एक मिनट, आप अपने वर्ड पे दोबारा सोच के देखो गुड़िया।
आपने कहा सर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना, तो ग्लाइकोजन भी तो एक बायोमोलिक्यूल है, वो ग्लूकोज तो एक ग्लाइकोजन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो एक बायोमोलिक्यूल से दूसरा बायोमोलिक्यूल बना बेटा जी। और अगली बात मैंने ये कही बेटा जी, अगर सेल्स को वहां पे बनाना है लिपिड, सेल्स को क्या बनाना है, तो हमने कहा ये ग्लूकोज टूटा पायरविक एसिड में। अभी गुड़िया ये किस में टूटा सर, इस पायरुविक एसिड का हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 को क्या इसने यहाँ पे रिलीज किया, और ये क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बना ये सर, ये रिएक्शन जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है माइटो, अब सेल को ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी नहीं बनानी, सेल नहीं 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 गुड़िया, ये वाला काम होता है गुड़िया साइटोप्लाज्म, ये फर्दर जो कन्वर्जन है गुड़िया ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है। अब वर्ड को सुनेगा सर, सेल को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, अब अगर ये बनाते ये तो सर क्रेब्स साइकिल में जाएगा। मैंने कहा बट जरूरी नहीं है कि क्रेब्स साइकिल में जाए, अब ये सेल के रिक्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, सेल को एक्चुअली बनाना है लिपिड, सेल को क्या बनाना है, तो सर ये एसिटाइल कोएंजाइम चला गया लिपिड के सिंथेसिस, कहां चला लिपिड के, तो ऐसे ग्लूकोज से क्या बनेगा बेटा जी, लिपिड बनेगा। ऐसे जब लिपिड टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा जी, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। याद करो आप लोगों को पढ़ाया मैंने एक सेल ऑर्गेनल ग्लाइऑक्सिसोम, वहां मैंने कहा था जो आपके ऐसे सीड है जिनमें ऑयल स्टोर होता है, ऐसे सीड जिनमें बेटा जी आपका ऑयल स्टोर होता है, उनके अंदर बेटा जी आपका ग्लाइऑक्सिसोम सेल ऑर्गेनल होता है, उसके पास बेटा जी एंजाइम्स होते हैं फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स का, और जब फैटी एसिड्स टूटती है तो क्या बनता है बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, उससे फिर क्या बनाया जाता है बेटा जी यहाँ पे आपका ग्लूकोज बनाया जाता है। उस साइकिल का नाम मैंने आपको बताया था ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। क्या बताया मैंने आपको, ग्लाई, तो लिपिड से ग्लूकोज बनाया जा रहा है, ग्लूकोज से लिपिड बनता है, कन्वर्जन चलता रहता है सेल में गुड़िया, चीजें एक ही में नहीं है। मैंने कहा ना डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते रहते हैं इधर से उधर, और जो सेल को जरूरत है वो उसी बायोमोलिक्यूल को यहाँ पे बनाता रहता है। कभी भी यहाँ पे उनका स्टडी स्टेट नहीं आता है कि चीज रुकने वाली नहीं है, लगातार क्या होगा बेटा जी, फ्लो यहाँ पे चलता रहता है। मेटाबॉलिक फ्लो हमेशा सेल में चलता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता, रुकते ही तो सेल रुक ही जाएगी, वो हमेशा क्या रहती है, चीजों को चलाती रहती है। मेटाबॉलिज्म कभी रुकता नहीं है, बायोमोलिक्यूल कभी रुकते नहीं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट अपने यहाँ पे होते रहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, जरा लिखिएगा कुछ बातें। अभी ये डायनेमिक और स्टैटिक वर्ड क्लियर हो रहे हैं दिमाग में बेटा, सॉरी अभी नहीं, वंस यस सर। सर एक बार डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलो वंस। सर दोनों क्लियर तो हो गए, बस स्टैटिक वाला एक बार वापस समझा दो। ठीक है बेटा, देखो हम यहाँ बात करें स्टैटिक की। स्टैटिक का मतलब है चीज एट रेस्ट, मतलब आपने कहा सर यहाँ पे ग्लूकोज का एक लेवल है 4.2, ये अटेंड हो गया तो चीज यहाँ पे रुक गई क्या, मैंने कहा नहीं, रुकी नहीं है। सेल ने जैसे उसे ब्लड को अपना 4.2 मिला, ब्लड ने किसको दिया, सेल को दिया, ब्लड में कम हुआ, उसने आपका या तो ग्लाइकोजन तोड़ के बनाया या फिर आपका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया है। तो कंसंट्रेशन स्टैटिक है, कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट मेंटेन की जा रही है ताकि बॉडी का एक प्रॉपर फ्लो चलता रहे यहाँ पे। बट ऐसा नहीं कि स्टैटिक आ गया तो इक्विलिब्रियम आ गया, ऐसा नहीं है। ये 4.2 भी लगातार चेंज होता रहता है, ये यहां से सेल में जा रहा है और सेल से बेटा जी यहाँ पे आने लग रहा है, आपका एडिपोज टिश्यू में ग्लाइकोजन टूट के इसमें आने लग रहा है। तो ये चीजें लगातार क्या कर रही है बेटा जी, मेटाबॉलिक फ्लो चलने लग रहा है, चीजें रुकी नहीं है, चीजें सिर्फ कंसंट्रेशन का डाटा आपको ऐसा दिख रहा है कि चीज सिर्फ यहाँ पे रेस्ट पे आ गई, ऐसा नहीं है। मेटाबॉलिज्म लगातार सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे चलने लग रहा है, सेल रुकी नहीं है, सेल में हमेशा चीजों का क्या करता है, इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। सेल्स का क्या होता है यहाँ पे, इंटर कन्वर्जन होता है। डाटा में स्टैटिक नहीं है हमारा, ऐसा नहीं कि एक बार ग्लूकोज आ गया तो आ गया, अब वो ग्लूकोज हमेशा वैसे रहेगा। वो लेवल क्या है बेटा, चेंज होगा, बट हमारी बॉडी करती है उस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश, तो किसी और बायोमोलिक्यूल से उसे बनाने की कोशिश करेगी। अगर बॉडी के पास, जैसे आप लोग मान लीजिएगा आपने खाना ही नहीं खाया, आपका सारा ग्लाइकोजन टूट गया, तो आपका प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा, आपका फैट टूटना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और ग्लूकोज बार बार बनना शुरू हो जाएगा। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी क्या बनाया जाएगा बेटा जी, यहाँ पे ग्लूकोज बनाया जाएगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यानी कि प्रोटीन से बनेगा क्या बेटा, ग्लूकोज। लिपिड से बनेगा क्या बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज, और बॉडी उसे बनाने की कोशिश करेगी यहाँ पे।
तो वो उस चीज को मेंटेन करने के लिए लगातार क्या करेगी, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी और डायनेमिक रहेगा, तभी क्या रहेगा यहाँ पे उनका लेवल स्टैटिक पे रहेगा। यहाँ गेटिंग माय पॉइंट? हाँ यस सर। लिखिएगा जरा, कुछ बातें लिखो बेटा जी, लिखिएगा बेटा जी, लिखो। हाँ हेडिंग डालो यहाँ पे, डायनेमिक स्टेट, हेडिंग डालना है बेटा जी, डायनेमिक स्टेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। इसमें लिखना है बेटा जी, इन ए लिविंग सेल बायोमोलिक्यूल continuously get changed into other biomolecule and it get formed from other biomolecule ऊर्जा, इस लाइन को लिख के बताओ, इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है गुड़िया? इसमें स्टैटिक वर्ड बिल्कुल टूट जाएगा हमारा। हम क्या करें यहाँ पे, कशिश एक बायोमोलिक्यूल है, वो किसी और में कन्वर्ट होने लग रहा है और ये किसी और से बनने लग रहा है। हमें इसका अमाउंट दिख रहा है 4.2 है, बट ये स्टैटिक हमें सिर्फ वैल्यू दिखाई दे रही है। ये सेल में कभी इस अमाउंट पे रुकता नहीं है। ये किसी और में क्या हो रहा है, तो किसी और से ये खुद बनने लग रहा है। लगातार सेल में क्या चल रहा है, लगातार मॉलिक्यूल्स का क्या चल रहा है, यहाँ पे डायनेमिक फ्लो चल रहा है, इधर से उधर वो चलते रहते हैं और उनसे उनके अमाउंट को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अगला लिखेगा बेटा, एवरी बायोमोलिक्यूल हैज ए टर्नओवर, every biomolecule has a turnover, that is it get transformed into other biomolecule। हो गया बेटा जी? अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, ए लिविंग सेल, ऐसे लिखना नहीं, इस लाइन को रोको बेटा जी, ऐसे लिखो, इन ए लिविंग सेल thousands of the chemical reaction take place and sum total of these chemical reaction is known as metabolism। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, इन ए लिविंग सेल metabolic reactions are interlinked, metabolic reaction are interlinked and interlinked metabolic reaction form metabolic pathway। देखो 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 उधर में क्या बोला आपने बेटा, ऐसा कहा, देखो गुड़िया एक बार यहाँ पे, सर ये ग्लूकोज है और ये लैक्टिक एसिड है। हमें दिखने को दो चीज दिख रही है यहाँ पे कि सर ये वो सबस्ट्रेट है, ये वो बायोमोलिक्यूल है और ये बायोमोलिक्यूल इस बायोमोलिक्यूल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। दिखने को हमें ये दिख रहा है, पर मैंने कहा यहां से यहां तक जाने में कितने स्टेप लगे बेटा जी, 10 स्टेप्स लगे। तो इसका मतलब ये ए बना, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना एंड फाइनली फिर ये लैक्टिक एसिड बना।
तो इसका मतलब ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपस में क्या है मेरी गुड़िया यहाँ पे इंटरलिंक है। तो आप कहोगे सर ये एक मेटाबॉलिक पाथवे बन गया। ये एक ऐसा पाथवे जिस पाथवे के दौरान एक ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड में। जैसे आपने कह दिया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये वर्ड आप लोगों ने सुना, इसका क्या मतलब है, ग्लूकोज का एनारोबिकली ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें बेटा जी, इथेनॉल में। आपने तो दो ही बात बोली, ग्लूकोज का हो रहा है एनारोबिक ब्रेकडाउन और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बट वहां तक पहुंचने में उसने पूरा एक पाथवे फॉलो किया होगा ना, वो थ्रू दी केमिकल रिएक्शंस गया होगा ना। तो जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस मिलके पूरा जो पाथवे बना, मैं इसे कहूंगा ये क्या है बेटा, एक मेटाबॉलिक पाथवे। इस मेटाबॉलिक पाथवे में दो तरह की बातें मुझे दिखाई देगी, या तो एक बड़े मॉलिक्यूल को क्या बनाया जाएगा स्मॉलर मॉलिक्यूल में, या तो ये पाथवे क्या होने वाला है कैटाबॉलिक, या आप ये कहोगे सर स्मॉल मॉलिक्यूल से क्या बनेगा बड़ा। जैसे कि आप कहते हो सर ग्लाइकोलाइसिस, सुनने में कितना आसान लगता है सर, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सॉरी शुगर के मॉलिक्यूल है 6, पानी का मॉलिक्यूल है, दोनों को जोड़ा बन गया ग्लूकोज। सुनने में आसान सा लग रहा है, बट जब आपको पढ़ोगे जब पता लगेगा C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, वहां पे भैया जी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाके क्या होता है बेटा जी आपके पूरा प्रोसेस बनके तैयार होता है। तो वहां पे वो पूरा पाथवे जो पढ़ोगे वो सर एक एनाबोलिक पाथवे है, जहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के क्या बनाया जा रहा है बेटा जी एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो सर या तो किसी पाथवे में चीजें तोड़ी जा रही है या फिर किसी में बनाई जा रही है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कोई सिंगल नहीं होते, ये किसमें होते हैं इंटरलिंक होते हैं। उनका जो पूरा एक इंटरलिंक बेटा जी जो एक पाथवे बनेगा उस पाथवे को हमने क्या बोलते हैं, ये क्या है यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे। ये वर्ड क्लियर होता है ना। तो एक जरा एग्जांपल लिख लो बेटा जी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल conversion of a glucose into the lactic acid, conversion of glucose into the lactic acid is 10-step process, and these 10 steps are interlinked. अगला पॉइंट लिखना बेटा, मेटाबॉलिक पाथवे आर आइदर लीनियर, ब्रैकेट में लिखो ग्लाइकोलाइसिस, मेटाबॉलिक पाथवे आर आइदर लीनियर, ब्रैकेट में लिखना है बेटा ग्लाइकोलाइसिस, और सर्कुलर, ब्रैकेट में लिखो क्रेब्स साइकिल, क्योंकि दोनों वर्ड आपके सुने हुए हैं। या तो लीनियर है फिर कैसा। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, क्या बोलो गुड़िया, दोबारा बोलना है। ओके अगला लिखो, मेटाबॉलिक पाथवे आर ऑफ टू टाइप, मेटाबॉलिक पाथवे आर ऑफ टू टाइप। पहला लिखो बेटा जी एनाबॉलिक, एनाबॉलिक पाथवे, through this pathway chemical bonds, through this pathway chemical bond found between the small molecule to form large size of molecule. For example, acetyl coenzyme A give rise to the cholesterol. तो आप देखो डाटा को ऐसे लिख सकते हो, आई होप ये समझ में आएगा आपके कि सर एक दो कार्बन का कंपाउंड, देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा एक बार, बुढ़े यहाँ देखो उड़ जाए एक बार, सर एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है और ये कितने कार्बन का बना रहा है। हमने यही बात लिखी कि यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल के बीच क्या बन रहे, केमिकल बॉन्ड बन रहे, ताकि हम क्या बना सके, एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बना सके। ये एग्जांपल लिख लेना। अगला पॉइंट लिखना इसी में बेटा जी,
anabolic pathway require constant supply of energy. अगला लिखना है बेटा जी कैटाबोलिक पाथवे। इसमें लिखना है बेटा जी ड्यूरिंग कैटाबोलिक पाथवे large size molecule get break down into small size molecule. Large size molecule get break down into small size molecule, and during the catabolic pathway energy release during the breakdown of chemical bond. Energy release during the breakdown of chemical bond. आपने बोला during the catabolic pathway लार्ज मॉलिक्यूल को क्या बना रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा है बेटा पूरी बात? ड्यूरिंग कैटाबोलिक पाथवे एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड. हो गया बेटा. आप इसमें एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा बेटा जी कि सर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है और उससे क्या बनाया जा रहा है बेटा जी, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाया जा रहा है. ये ऊर्जा गुड़िया कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का, और इसे तोड़ के क्या बनाया जा रहा है बेटा जी यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड. ये क्या हो रहा है गुड़िया यहाँ पे कैटाबॉलिज्म. तो सर इस टाइम पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा जी यहाँ पे रिलीज हो रही है. आप लोगों ने पढ़ के आए सर यहाँ पे 2 एटीपी बनती है, पढ़ा है. एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ बेटा जी यहाँ पे. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी थ्रू दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन a living cell through these metabolic reaction a living cell try to maintain a static concentration of biomolecule a static concentration of biomolecule through these through these metabolic reaction cell maintain static concentration of biomolecule. क्या समझे लाइन से? मतलब जो हमने शुरू में बोला था भाई ये किसी और में कन्वर्ट हो रहा है, किसी और से ये बन रहा है, तो हमने इसका लेवल क्या रखना है यहाँ पे मेंटेन रखना है. इसका ये मतलब नहीं मेंटेन का कि ये हमेशा यही रुकने वाला है, ये स्टेडी स्टेट में नहीं है, बट हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या रखते हैं यहाँ पे मेंटेन करने का काम कर रहे हैं. तो हम उसकी कंसंट्रेशन को स्टैटिक रखते हैं. मेटाबॉलिज्म लगातार चलता रहता है. ऐसा नहीं कि सर एक बार 4.2 आ गया तो 4.2 रहेगा ना, वो चेंज होता रहता है, वो बनता रहता है. ये लगातार कन्वर्जन चलता रहता है यहाँ पे. ऐसा कुछ होने वाला है. आया समझ में यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल लिखो इन ब्लड sugar concentration is 4.2 to 6.1 मिलीमोल पर लीटर. ऐसे देखो एक वर्ड और आ जाता है. आप लोगों ने हार्मोन तो सुना होगा, नहीं सुना है? हाँ जी. जैसे हम कहते हैं हार्मोन से सर यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला है जो मेरे थायराइड ग्लैंड को आकर स्टिमुलेट कर रहा है, और यहाँ से सर ये थायरोक्सिन निकाला है, वो अपना बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है. तो लगातार मुझे अगर फैट का, कार्बोहाइड्रेट को तोड़वाना है
तो ये थायरोक्सिन लगातार क्या निकाल रहा होगा, सॉरी ये थायराइड ग्लैंड लगातार क्या निकाल रहा होगा, थायरोक्सिन। उसका लगातार सेल में क्या हो रहा है, कंजप्शन। अब अगर इसने और नहीं निकाला तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म तो रुक जाएगा यहाँ पे। पर ये तभी निकालेगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड लगातार क्या निकालेगा बेटा जी, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा। तो इट मींस ब्लड के अंदर भी लगातार हार्मोन्स का लेवल क्या रहता है बेटा जी, यहाँ पे मेंटेन रहेगा, वो लगातार कंज्यूम होते रहेंगे और लगातार काम करते रहेंगे। बोलो, प्रोटीलिसिस होता है प्रोटीन का टूटना, लिपिड का टूटना, ग्लाइकोज नए ग्लूकोज का बनना। देखो हमने कहा बॉडी में जो बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये मेंटेन करने का काम करता है थायरोक्सिन। आपको बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो आपकी बॉडी में आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। हम कहते हैं ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब बॉडी इमरजेंसी में आती है, ट्रिपल एफ कंडीशन लगती है, फियर फाइट फ्लाइट, उस टाइम पे ये निकल के बॉडी में उनके लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे हार्मोन्स को बोलते हैं सिनर्जेटिक हार्मोन, कि दो हार्मोन्स एक जैसा काम कर रहे हैं, दो हार्मोन्स एक जैसा काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे वर्ड्स आते हैं बेटा, ऐसे इंटरलिंक है। एक नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, वहां पे थायरोक्सिन सारे काम को मेंटेन करता है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करने का सारा काम किसका होता है, थायरोक्सिन। ये बात, हाँ जी। तो लिखिएगा बेटा एग्जांपल में एक और बेटा जी, हार्मोन का नैनोग्राम पर एमएल, नैनोग्राम पर एमएल ऑफ ब्लड। वाह बेटा जी, अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, ए लिविंग सेल always use energy to avoid equilibrium. Always use energy to avoid equilibrium and remain functionally active. And remain functionally active. अब एक लास्ट लाइन जो हमारा यहां से जन्म करेगा कल वाले टॉपिक का, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन अपने आप हो रहे हैं सेल में। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कैटलाइज्ड। सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, अपने आप नहीं होने वाले कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन। और अगर कोई कैटलाइज कर रहा है तो हमें यहाँ पे कैटलिस्ट पढ़ना पड़ेगा जो इन्हें कैटलाइज करेगा। और अब अगला टॉपिक जो यहाँ से जन्म लेगा अपना, वो क्या आएगा बेटा जी, एंजाइम्स हमारे क्या है यहाँ पे, बायो कैटलिस्ट हैं जो इन रिएक्शंस को करवाने वाले। तो ये हमारा कल के टॉपिक का आज का इंट्रोडक्शन पार्ट था कि कल हम क्या शुरू करने वाले। तो लास्ट लाइन लिख लो बेटा जी, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कैटलाइज्ड, all metabolic reactions are catalyzed. हो गया बेटा।